दहेज के लालची ससुराल वाले। लक्ष्मी अपने बूढ़े पिता राजपाल के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहती थी। लक्ष्मी और उसके पिता बहुत गरीब होते हैं, लेकिन गरीब होने के बावजूद भी हर पिता की तरह राजपाल की भी यही चाहत थी कि उसकी बेटी की बड़ी धूम से और अच्छे से शादी हो। लेकिन लक्ष्मी के रंगरूप की वजह से कहीं पर भी लक्ष्मी का रिश्ता तय नहीं हो पाता था। आज भी लक्ष्मी को देखने के लिए रिश्ते वाले आते हैं, लेकिन उसके काले रंग की वजह से शादी के लिए मना कर देते हैं। इन लोगों ने भी आज मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया। बाबा, काला होना क्या इतना बड़ा पाप है? बेटा तू फिक्र मत कर, मैं जानता हूँ तेरी शादी होगी और तू शादी के बाद बहुत खुश रहेगी। अपने बाबा के समझाने पर लक्ष्मी मान जाती है। जहाँ एक तरफ लक्ष्मी से शादी करने के लिए हर कोई मना कर देता था, वहीं दूसरी तरफ अनीता के बेटे विक्की से शादी करने के लिए लड़कियां मरी जा रही थीं। लेकिन अनीता को अपने बेटे विक्की के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश होती है, जिसके लिए वो इस बारे में पंडित जी से बात करती है। पंडित जी, विक्की मेरा इकलौता बेटा है और मैं नहीं चाहती मेरे इकलौते बेटे की शादी में किसी भी तरह की कोई कमी रहे। आप विक्की के लिए इतना अमीर ससुराल देखिएगा जिससे हमें बहुत सारा दहेज मिल सके, और लड़की भी हमें बहुत अच्छी चाहिए। अनीता बहन जी, मेरी नजर में एक लड़की है। लड़की का नाम लक्ष्मी है और बहुत संस्कारी भी है। घर के सारे कामकाज जानती है। आप कह रहे हैं तो लड़की अच्छी होगी, और जिस लड़की का नाम ही लक्ष्मी है वो तो अपने साथ बहुत सारी लक्ष्मी लेकर ही आएगी। पंडित जी के कहने पर अनीता और विक्की के घर वाले लक्ष्मी के घर जाती हैं। जैसे ही अनीता लक्ष्मी के घर को देखती है, वैसे ही अनीता पंडित जी से कहती है, पंडित जी, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे विक्की के लिए एक अमीर ससुराल चाहिए। ये तो आप मुझे किसी झोपड़ी में ले आए हैं। अब मैं क्या किसी झोपड़ी वाली की बेटी से अपने बेटे की शादी करवाऊंगी? एक बार आप अंदर तो चलिए, कम से कम लड़की को तो देख लीजिए। भाग्यवान अब इतनी दूर आ ही गई है तो लड़की भी देख ही लेते हैं। अपने पति और पंडित जी के बार बार कहने पर अनीता घर के अंदर जाती है। राजपाल बड़े ही प्यार से अनीता और उसके परिवार वालों का स्वागत करता है। देखिए भाई साहब, हमें थोड़ी जल्दी है, तो आप लड़की को बुलवा दीजिए। जी बहन जी, लक्ष्मी बेटा बाहर आ जाओ, सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अपने पिता की आवाज सुनकर जैसे ही लक्ष्मी बाहर आती है तो उसका काला रंग देख अनीता और विक्की के घर वाले बहुत हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, पंडित जी, ये कैसा मजाक है? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझे लड़की अच्छी और अमीर घर की ही चाहिए। ना तो इस परिवार के पास अमीरी है और ना ही ये लड़की सुंदर है। अब मैं अपने विक्की की शादी इतनी काली लड़की से करवाऊंगी क्या? माँ चलो यहाँ से, इस काली लड़की से शादी तो बहुत दूर की बात है, इसकी शक्ल भी नहीं देखनी मुझे। अनीता और विक्की की ऐसी बातें सुनकर लक्ष्मी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है, और ये सब देखकर राजपाल अनीता के पैरों में गिर जाता है और उसे विनती करता है, बहन जी रिश्ता ना तोड़िए, अगर इस बार मेरी बेटी का रिश्ता टूट गया तो वो जीते जी मर जाएगी। आपको दहेज में जो भी चाहिए आप मुझे बता दीजिए, मैं वो हर चीज आपको लाकर दूंगा। दहेज और शादी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होगी। दहेज का नाम सुनकर अनीता और विक्की के अंदर लालच पैदा हो जाता है, जिसके बाद वो एक लंबी सी लिस्ट बनाकर राजपाल के हाथों में थमा देते हैं और शादी के लिए हाँ कर देते हैं। और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में लक्ष्मी की शादी विक्की से हो जाती है। वादे के मुताबिक राजपाल लक्ष्मी की शादी में जो भी चीजें लिस्ट में लिखी थी वो हर चीज देता है। माँ, आपने बाहर देखा कितना सारा दहेज का सामान रखा हुआ है? हाँ बेटा, मैंने देखा, बहुत सारा सामान है। मुझे तो लगा है कि इसका गरीब बाप कुछ नहीं दे पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी गरीब बाप ने हर चीज दी है। अब तो हमें हमारी एटीएम मशीन मिल गई है। अनीता अपनी बहू का स्वागत करने की बजाय अपनी बेटी प्रिया के साथ मिलकर दहेज में आए सारे सामान को देखने लगती है, जिसे देखकर विभूति कहता है, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? यहाँ खड़ी खड़ी सामानों को टुकर टुकर देखी जा रही हो, और वहाँ बहू कब से दरवाजे पर ही खड़ी है। हाँ हाँ जा रहे हैं, कौन सा वो कोई हूर की परी है? अगर थोड़ी देर खड़ी भी रहेगी तो क्या हो जाएगा। जिसके बाद अनीता मुंह बनाते हुए लक्ष्मी का गृह प्रवेश करती है। अनीता और विक्की के घर वालों को लक्ष्मी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। पूरे परिवार में एक अनीता का ससुर ही होता है जिसके दिल में लक्ष्मी के लिए हमदर्दी होती है। लक्ष्मी एक संस्कारी लड़की होती है जो रोज सुबह उठकर पूजा पाठ और घर के सारे काम करके अपने ससुराल का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। लेकिन उसके साथ उसके ससुराल वाले उससे हमेशा नौकरों की तरह ही बुरा बर्ताव करते। ऐसे ही समय बीतता रहता है और दिन में लक्ष्मी की ताई सास लक्ष्मी के ससुराल आती है।
अरे भाभी, आप यहाँ, वो भी ऐसी अचानक? विक्की की शादी में तो मैं आ ना सकी, इसीलिए मैंने सोचा अब जाकर विक्की और बहू को आशीर्वाद दे दूं। बहू कहाँ है? बहू, उसे बुलाओ तो जरा। अभी बुलाती हूँ। लक्ष्मी बहू, अरे ओ लक्ष्मी बहू, जरा यहाँ तो आना। बहू, ये तुम्हारी ताई सास है, तुम्हारी और विक्की की शादी में ही नहीं आ पाई थी, इसलिए आज तुमसे मिलने के लिए आई है। लक्ष्मी अपनी ताई सास के पैर छूती है और उनसे आशीर्वाद लेती है। ताई सास को लक्ष्मी बहुत ज्यादा पसंद आती है। ताई सास के कहने पर हर कोई लक्ष्मी से अच्छा बर्ताव करता है। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं और एक दिन विक्की को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस होता है। माँ, अगर मैंने 2 हफ्तों के अंदर 25 लाख रुपए उन लोगों को वापस नहीं करे तो मुझे ये घर बेचना पड़ेगा। इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से लाऊंगा? क्या 25 लाख रुपए? बेटा, सच में बहुत बड़ी रकम है ये। इतने पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे? माँ, भैया, आप दोनों फिक्र क्यों कर रहे हैं? हमारे पास तो हमारी खुद की एटीएम मशीन है। यानी भैया, भाभी को बोलकर 25 लाख रुपए ले लेते हैं। रिया का आइडिया सबको बहुत अच्छा लगता है, जिसके बाद सभी लक्ष्मी को बुलाते हैं और उससे 25 लाख रुपए की मांग करते हैं। 25 लाख रुपए कितनी बड़ी रकम सुनकर लक्ष्मी कहती है, क्या 25 लाख रुपए? आप सब तो जानते ही हैं मेरे बाबा इतने अमीर नहीं हैं। मैं ही जानती हूँ उन्होंने मेरे दहेज के लिए कितने लोगों के पास पैसे जाकर उधार लिए, मेरे दहेज का इंतजाम किया था। मेरे पिताजी आपको 25 लाख रुपए नहीं दे सकते। क्या तेरे बाप के पास पैसे नहीं है? वो मैं 25 लाख रुपए नहीं देगा? अगर पैसे नहीं दे सकता तो तू इस घर में क्या कर रही है? निकल यहाँ से। एक तो तुझ जैसी गरीब को मैं इतने अच्छे घर में लेकर आई और तुझ जैसी काली लड़की से शादी की। इतना कहकर विक्की अनीता और प्रिया लक्ष्मी को मारने लगता है। तभी वहाँ लक्ष्मी की ताई सास आ जाती हैं और कहती हैं, मैंने तो पहले ही समझ लिया था कि तुम जैसे पैसों के लालची लोग एक गरीब की बेटी की शादी क्यों करके लाए हो। तुम लोगों को शर्म नहीं आती आज के समय में दहेज के लिए बहू को मारते हुए? रुको, तुम लोग अभी यहीं रुको, मैं पुलिस को कॉल करती हूँ और तुम सबको जेल के अंदर चक्की पिसवाती हूँ। तब ही तुम लोगों को तुम्हारी गलती का एहसास होगा। नहीं, आप ये क्या कर रही हैं? पुलिस को कॉल मत करिए। अगर आपने पुलिस को कॉल किया तो इन्हें बहुत कड़ी सजा होगी और हमारे खानदान की बेइज्जती होगी। मैं नहीं चाहती कि हमारे खानदान की बेइज्जती हो। लक्ष्मी की बात सुनकर सारा परिवार हैरान हो जाता है, जिसके बाद उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया और वो सभी लक्ष्मी से माफी मांगते हैं। लक्ष्मी बहू, मुझे माफ कर दे। दहेज के लालच में आकर मैंने तेरे साथ इतना बुरा बर्ताव किया। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दे। हाँ लक्ष्मी, मुझे भी माफ कर दो। मुझे भी मेरी गलती का एहसास हो चुका है। अब हम में से कभी भी कोई तुम्हें दहेज के लिए परेशान नहीं करेगा। अब हम में से कभी भी कोई तुम्हें दहेज के लिए परेशान नहीं करेगा। अपने परिवार वालों को अपनी गलती का एहसास होता देख लक्ष्मी उन सबको माफ कर देती है, जिसके बाद अब लक्ष्मी और उसके ससुराल वाले साथ में खुशी खुशी रहते हैं। घर के आंगन में हेमा की बेटी काजल, जो कि बहुत ही काली होती है, उसकी हल्दी हो रही होती है। तभी अचानक बहुत जोर से बारिश आ जाती है और पड़ोसन मनोरमा कहती है, अरे अरे देखो बहनों, अभी तो हेमा की बेटी को ठीक से हल्दी लगी भी नहीं और बारिश भी शुरू हो गई। अब तो हेमा की बेटी के काले रंग पर हल्दी का रंग चढ़ने से रहा। राम जाने इस बार भी इसकी शादी होगी भी या नहीं। अरे मनोरमा बहन, शुभ शुभ बोलो, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? अरे हेमा बहन, भले मनोरमा ने बात कड़वी बोली हो, मगर है तो सच ही ना। तुम्हारी बेटी ही इतनी काली है जिस वजह से पहले भी कई रिश्ते टूट चुके हैं, और फिर आजकल तो घर के दरवाजे पर आई हुई बारात भी इन्हीं कारणों से लौट जाती है। अपनी बेटी के काले रंग पर थोड़ा ध्यान दो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि दूल्हे राजा इस अमावस के चांद को देखकर डरकर दरवाजे से ही भाग जाए। औरतों के आगे अपना मजाक बनता देखकर काजल को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेती है। काजल बेटी, दरवाजा खोल, तुझे मेरी कसम, दरवाजा खोल मेरी बच्ची। काजल दरवाजा खोलकर अपनी माँ के गले लग जाती है। क्यों माँ, आखिर क्या गलती है मेरी? यही ना कि मैं काली हूँ। अब भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है तो मैं क्या करूँ इस काले रंग का?
पद्मा चाची ठीक ही तो कह रही थी। इससे पहले भी तो कई रिश्ते मुझे ठुकरा कर जा चुके हैं। शायद मुझ काली बदसूरत की किस्मत में शादी होना लिखा ही नहीं। ऐसा नहीं है काजल बेटी, जोड़िया तो ऊपर वाला बनाता है और यश ही तेरा जोड़ा है। मुझे पूरा भरोसा है कि यश तुझे बहुत खुश रखेगा। काजल अपनी माँ की कही गई बातों पर भरोसा कर लेती है और यश से शादी के बाद की खुशियों भरी जिंदगी के सपने बुनने लगती है। मगर क्या यश, जिसने आज तक काजल को देखा तक नहीं था, वो अपनी जिंदगी में उसे जगह दे पाएगा? हल्दी की रस्म के अगले दिन काजल के हाथों में यश के नाम की मेहंदी भी लग जाती है और शादी का दिन आ जाता है। तभी हेमा कहती है, काजल, बारात आ चुकी है। पंडित जी तुझे मंडप में बुला रहे हैं। 1 मिनट जरा ठहर। ये क्या माँ, तुमने मुझे इतना लंबा घूंघट क्यों कर दिया? क्योंकि तू दुल्हन है। अपनी माँ की बात ध्यान से सुन काजल। चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक शादी नहीं हो जाती तू घूंघट नहीं हटाएगी। अब तेरा घूंघट तेरे ससुराल में तेरे पति के हाथों ही उठेगा। आखिर क्यों हेमा काजल को लंबा घूंघट करके उसका चेहरा छुपाती है? असल में ये शादी काजल के होने वाले ससुर नरेंद्र की जिद की वजह से हो रही थी, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि काजल के काले रंग के कारण उसका परिवार काजल को ठुकरा देगा। हेमा काजल को मंडप में लाकर बिठा देती है। तभी यश कहता है, यार इसने कितना लंबा घूंघट किया हुआ है, अब इसका चेहरा कैसे देखूं? इतने में पंडित मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। थोड़ी ही देर में काजल और यश की शादी हो जाती है, मगर विदाई के वक्त बहुत ही जोरों की बारिश शुरू हो जाती है, जिसे देखकर काजल की सास गायत्री कहती है, सत्यानाश हो मेरी इस गरीब बहू का। अभी विदाई हुई भी नहीं और इतनी बारिश करवा दी। कुछ देर में काजल अपने ससुराल आ जाती है, जहाँ गायत्री उसका गृह प्रवेश कराती है और काजल की गोरी घमंडी ननद पायल कहती है, अरे ओ मेरी प्यारी भाभी, अपनी इस ननद को अपना चेहरा तो दिखा दो। पायल, सबसे पहले अपनी बीवी का चेहरा मैं देखूंगा, फिर तू कल देख लेना। चलो काजल। यश काजल के साथ कमरे में आ जाता है, मगर यश जैसे ही काजल का घूंघट उठाता है तो उसका काला रंग देखकर उसकी खुशी गुस्से में बदल जाती है और वो चिढ़कर काजल को बिस्तर से नीचे धक्का दे देता है। यश जी, आपने मुझे बिस्तर से नीचे क्यों गिरा दिया? धोखा, मेरे साथ धोखा हुआ है। तू मेरी पत्नी नहीं है। ये सुनकर काजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा मत कहिए यश जी, अग्नि को साक्षी मानकर आपने मुझे अपनी धर्म पत्नी बनाया है। अरे नहीं मानता मैं इस शादी को। यश जी, ऐसा मत कहिए, भगवान के लिए मुझे मत ठुकराइए। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी, निकल जा मेरे कमरे से। अचानक से बहुत जोर की बारिश होने लगती है और जोर जोर से बिजली चमकने लगती है। वहीं यश गुस्से से काजल का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए घर से बाहर ले आता है, जिस कारण काजल के हाथों की सारी कांच की चूड़ियां टूटकर उसके हाथों में चुभ जाती है और काजल के हाथों से खून बहने लगता है, जिसके बाद यश उसे कच्चे टूटे हुए घर में बंद कर देता है। दरवाजा खोलिए यश जी, मुझे यहाँ बंद मत कीजिए। शादी की पहली रात बहुत बहुत मुबारक हो मेरी काली बीवी। आज की सारी रात तू इसी कमरे में काटेगी। यूं ही तेज तूफानी बारिश के कारण कमरे की कच्ची छत जगह जगह से टपकने लगती है। ये बारिश का पानी तो छत से तेजी से कमरे में भरता ही जा रहा है। मुझे इसे बाहर फेंकना होगा, मगर दरवाजा तो बंद है। हर पल के साथ बारिश का पानी कमरे में बढ़ता जाता है। काजल एक कोने में बैठकर शादी की पहली रात अपनी बुरी किस्मत को कोसती हुई फूट फूट कर रो रही होती है। तभी सुबह नरेंद्र दरवाजा खोलता है। अरे काजल बहू, तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे तो अपने कमरे में होना चाहिए था। काजल अपने ससुर को कुछ भी नहीं बताती। वहीं काजल का काला रंग देखकर उसकी सास और ननद भी उसे बहुत खरी खोटी सुनाती है। पड़ गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक, मिल गई खुशी इस काली कलूटी से मेरे बेटे की शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद करके। और नहीं तो क्या पिताजी, भैया कितने सुंदर और गोरे हैं और भाभी कितनी काली। आपने हमसे इतना बड़ा सच क्यों छिपाया? क्योंकि मैं जानता था कि तुम सबका बर्ताव यही होगा। अरे हर चीज सुंदरता नहीं होती, स्वभाव बड़ी बात होती है, समझी? ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। काजल के काले रंग की वजह से उसका पति, उसकी सास और उसकी ननद उसको अक्सर कोसते रहते हैं। एक दिन काजल घर में पोछा लगा रही होती है कि तभी उसकी ननद पायल बारिश में भीगती हुई कीचड़ लगी सैंडल पहनकर अंदर आ जाती है। पायल, मैंने अभी अभी पूरे घर में पोछा लगाया था और तुमने फिर से सारा घर गंदा कर दिया। तो क्या हो गया, एक बार और पोछा लगा दो। वैसे भी पानी में रहकर तुम्हारे काले काले हाथ थोड़े गोरे हो जाए। पायल,
आखिर तुम हर बार मेरे रंग का मजाक क्यों उड़ाती हो? मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी बुरा लगता है। देखा माँ, देखा भैया, मेरी काली भाभी मुझे कैसे डांट रही है। ऐसा बोलते हुए पायल झूठ मूठ कर रोने लगती है, जिसे देखकर गायत्री गुस्से से काजल के बाल खींचते हुए कहती है, क्यों री कल्लो माई, मेरी बेटी से जुबान लड़ाती है? भूल मत, इस घर में तेरी हैसियत सिर्फ एक नौकर की है। माँ जी, मेरे बाल छोड़ दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है। अभी तो छोड़ दिया, अब जल्दी जल्दी पोछा लगाकर हमारे लिए समोसे और पकौड़े बनाकर ला। अपने ससुराल में ऐसी जातियां सहना काजल के लिए हर दिन की बात बन जाती है। काजल हर रोज अंदर ही अंदर घुटती रहती है। फिर एक दिन जब यश कार से घर लौट रहा होता है, तब बहुत ही तूफानी बारिश हो रही होती है, जिससे आगे का रास्ता कुछ भी दिखाई नहीं देता और इसी वजह से उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर साहब, आप चुप क्यों है? कुछ बोलते क्यों नहीं? मेरे पति ठीक तो हो जाएंगे? देखिए, कुछ कह पाना मुश्किल है। एक्सीडेंट में इनके शरीर में बहुत सारी इंजरी हुई है, इसलिए सही से चल फिर नहीं सकते हैं। आपको इनका ख्याल रखना होगा। बाकी ये पहले की तरह अपने पैरों पर चल भी पाएंगे या नहीं, ये भी कह पाना मुश्किल है। मैं रखूंगी अपने पति का ख्याल और वो चलेंगे। उस दिन से काजल दिन रात यश को अपने हाथों से खाना खिलाती है और सारी रात जाग कर उसके पैरों की मालिश करती है और घर की जिम्मेदारियां संभालती है और यश के ठीक होने के लिए भूखी प्यासी रहकर व्रत रखती है। और एक दिन अचानक व्हील चेयर पर बैठा यश अपने पैरों पर खड़ा होकर चलने लगता है। यश जी, आप ठीक हो गए, भगवान का लाख लाख शुक्र है। काजल, तुम जीत गई। आज मैं खुद को बहुत खुश नसीब महसूस करता हूँ जो तुम मेरी पत्नी हो। मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर देना काजल। और हमें भी माफ कर देना भाभी। सच में आपसे अच्छी भाभी, पत्नी और बहू इस घर को कोई और मिल ही नहीं सकती थी। आखिरकार काजल को अपने ससुराल के सभी रिश्ते मिल जाते हैं और अपने हिस्से की खुशियां भी। आज काजल अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी।